हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में, जिसमें कुछ भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुए। भारत पर कुछ मुस्लिम आक्रमण हुए। अगर हम बात करें कि मुस्लिम आक्रमण से पहले जो इस्लाम धर्म का उदय हुआ, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक अगर हम बात करें तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन हुए? हजरत मोहम्मद। कौन हुए? हजरत मोहम्मद। हजरत मोहम्मद। और हजरत मोहम्मद की बात करें तो हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में 570 ईस्वी में कहा हुआ था? मक्का में हुआ था। कहा हुआ था? मक्का में। तो हजरत मोहम्मद जो प्रवर्तक हैं इस्लाम धर्म के, उनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 632 ईस्वी में हुई थी। कब? 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और अगर के भारत पर भारत का जो नाम है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान हिंदुस्तान किसने रखा? तो हिंदुस्तान जो भारत का नाम है, हिंदुस्तान रखा था ईरानियों ने। किसने रखा था? ईरानियों ने। ईरानियों ने भारत का नाम हिंदुस्तान रखा था। और यूनानी जो थे, कौन से? यूनानी। यूनानी भारत को इंडिया कहते थे। क्या कहते थे? इंडिया। भारत को इंडिया कहते थे। और हिंदू, जो हिंदू है, हिंदू शब्द का प्रयोग, हिंदू हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले, हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरबों ने किया। अरबों ने सबसे पहले हिंदू धर्म का, हिंदू शब्द का प्रयोग किया। अगर हम भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण के बारे में बात करें, प्रथम मुस्लिम आक्रमण के बारे में बात करें तो हम पाएंगे जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, प्रथम मुस्लिम आक्रमण वो 712 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 712 ईस्वी में। और किसके द्वारा किया गया? तो मोहम्मद बिन कासिम। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ, जो कि सफल आक्रमण हुआ। वैसे जब 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया तो उस समय अरब आक्रमण के समय, जब अरबों का आक्रमण हुआ तो उस समय सिंध का जो शासक की बात करें तो सिंध का शासक कौन था? सिंध के शासक, उस समय सिंध का शासक था दाहिर। कौन था? सिंध का शासक दाहिर था। तो इस प्रकार से जो मुस्लिम आक्रमण हुए, उसमें जो मेन आक्रमणकारी है, बहुत फेमस है, वो है महमूद गजनवी। कौन? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी। आइए चलते हैं महमूद गजनवी के बारे में कुछ फैक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ये मोहम्मद गजनवी के बारे में बात करते हैं तो आती है बात मोहम्मद गजनवी के बारे में, कुछ पॉइंट के बारे में। मोहम्मद गजनवी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करें तो हम पाएंगे इसका परिचय। गजनी का शासक 998 ईस्वी में गजनी का शासक बना। कहां का शासक बना? गजनी का शासक बना महमूद गजनवी। मोहम्मद गजनवी, महमूद गजनवी, सॉरी, महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी 998 ईस्वी में गजनी का शासक बना। कहां का? गजनी का शासक बना। शिक्षित था। कैसा था? शिक्षित था। शिक्षित था, सुसभ्य था, विद्वानों और कलाकारों का सम्मान करता था। विद्वानों और कलाकारों का सम्मान करता था। विद्वानों और कलाकारों का सम्मान करता था। चांदी के सिक्के इसने चलवाए। चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के चलवाए। और वो भी कैसे? वो भी संस्कृत मुद्रा लेख में। संस्कृत का लेख उन पर होता था, संस्कृत मुद्रा लेख थे। तो ये विशिष्ट बात है कि उस समय जब महमूद गजनवी 998 में गजनी का शासक बना, ये शिक्षित था, विद्वानों और कलाकारों का सम्मान करता था, सुसभ्य था,
और इसने चांदी के सिक्के चलवाए। और कैसे सिक्के चलवाए? संस्कृत मुद्रा ले। अगर हम बात करें भारत पर आक्रमण के बारे में तो 999 से 999 से 1027 1027 ईस्वी तक, 999 से 1027 ईस्वी तक कुल इसने 17 आक्रमण किए। कितने आक्रमण किए? 17 आक्रमण। तो महमूद गजनवी एक ऐसा शासक था जो लगातार हर वर्ष आक्रमण करता था। तो 999 से 1027 ईस्वी तक इसने 17 आक्रमण किए। इसका उद्देश्य शासन करना नहीं था। इसका उद्देश्य भारत पर शासन करना नहीं था, केवल लूटपाट करना था। कैसा? केवल लूटपाट करना था। इसका उद्देश्य था भारत को लूटना, क्योंकि उस समय भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। इसने 1026 ईस्वी में 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर, कौन सा? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। और अगर हम बात करें 1019 से 20 के बीच में, तो साथियों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोमनाथ पर आक्रमण 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, जिसमें अपार धन संपत्ति उसने लूट ली। और 1019 और 20 ईस्वी की बात करें, 1019 और 20 ईस्वी की बात करें तो इसने चंदेलों पर प्रथम आक्रमण किया। किस पर? चंदेलों पर प्रथम आक्रमण किया। चंदेलों पर आक्रमण किया। इसने चंदेलों पर प्रथम आक्रमण किया। और अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो हम पाएंगे इसके कुछ दरबारी इतिहासकार भी थे। दरबारी इतिहासकार थे। दरबारी इतिहासकार, तो दरबारी इतिहासकार में उतबी, कौन? उतबी। दरबारी इतिहासकार उतबी किताबुल यामिनी और तारीख यामिनी का लेखक था। तारीख ए यामिनी। तो जो उतबी था, अगर दरबारी इतिहासकार की बात करें जिसमें उतबी प्रमुख था, जो कि किताबुल यामिनी और तारीख यामिनी का लेखक था। और भी बहुत सारे विद्वान हैं, हम देखेंगे आगे चल के। देखते हैं। तो जो कुछ इतिहास का अगर हम देखें, दरबारी इतिहासकार में एक दरबारी विद्वान था अल-बरनी। कौन था? अल-बरनी। अल-बरनी। कौन सा? अल-बरनी। अल-बरनी और बैहाकी। कौन? बैहाकी। अल-बरनी, बैहाकी, उजारी। कौन? उजारी। और तुसी एवं उनसुरी, ये दरबारी इतिहासकार थे। बैहाकी, उजारी, तुसी एवं उनसुरी और अल-बरनी। तारीख सुबुक्तगीन। तारीख सुबुक्तगीन, जो कि तारीख सुबुक्तगीन बैहाकी जो है इसका लेखक था। तारीख सुबुक्तगीन का लेखक था बैहाकी। और उजारी जो कि फारस का कवि था। कहां का? फारस का कवि था उजारी। और तुसी और उनशारी और खुरासानी विद्वान,
तारीख एवं उनसुरी और खुरासनी विद्वान अशजदी और फरूखी असजदी और फरूखी अन्य बहुत सारे विद्वान थे। आइए अलबर्नी के बारे में कुछ फैक्ट हम देखते हैं। देखिए, अलबर्नी के बारे में अगर हम देखें तो अलबर्नी के बारे में अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि अलबर्नी का जन्म 973 ईस्वी में, कब? 973 ईस्वी में अलबर्नी का जन्म हुआ और यह संस्कृत का प्रकांड विद्वान था, संस्कृत का ज्ञाता था, संस्कृत का ज्ञाता था। पुराणों का भी इसने अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया इसने, पुराणों का अध्ययन किया। तो 973 ईस्वी में पैदा हुआ, संस्कृत का प्रकांड विद्वान था और पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, प्रथम मुसलमान था। तो ये फैक्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। और तहकीक ए हिंद, कौन सी? तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद इसकी प्रमुख रचना है। तहकीक ए हिंद जो कि अरबी भाषा में लिखी गई। कौन सी भाषा में? अरबी भाषा में। तो संस्कृत का प्रकांड विद्वान था, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था और तहकीक हिंद अरबी भाषा में इसकी रचना है और ये खीवा देश का निवासी था, खीवा देश का निवासी था। 11वीं सदी में महमूद गजनबी के साथ भारत पर आया था। तो आपको बता ही दिया कि महमूद गजनबी के साथ में अलबर्नी विद्वान आया था। तो ये 11वीं सदी में आया था भारत और आपने देखा कि अलबर्नी ने क्या किया, इतिहास के साथ साथ खगोल विज्ञान और भूगोल, औषधि विज्ञान, गणित और धर्मशास्त्र का ज्ञाता था। तो अलबर्नी के बारे में ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं कि 973 ईस्वी में इसका जन्म होता है, संस्कृत का प्रकांड विद्वान था, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था और तहकीक ए हिंद अरबी भाषा में इसकी लिखी हुई रचना है। खीवा देश का निवासी था। खगोल विज्ञान यानी कि इतिहास के साथ साथ इसने खगोल पर भी अध्ययन किया, भूगोल पर भी अध्ययन किया, औषधि विज्ञान पर अध्ययन किया, गणित और धर्मशास्त्र के बारे में भी ये महान ज्ञाता था। तो ये सारी चीजें हमने अलबर्नी के बारे में कुछ फैक्ट हमने हासिल किए। हम देखते हैं कुछ अन्य विद्वान भी आए, जैसे कि हम देख पाएंगे अन्य विद्वान भी आए और अगर उनके बारे में हम देखें तो हम पाएंगे कि जो बख्तियार खिलजी था, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। कौन? मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, आपने नाम सुना होगा, बख्तियार खिलजी। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, इसने बिहार विजय करी थी, बिहार को इसने जीता था, बिहार, और इसने बंगाल विजय करी थी, जो कि बहुत फेमस है। हाँ, अगर बात करें कि बिहार विजय की तो ये 1100
93 से 1202 ईस्वी तक ये रहा। और बंगाल और बिहार में इसने क्या क्या किया, देखिए, नालंदा और विक्रमशिला, नालंदा और विक्रमशिला जो उस समय के बहुत प्रचलित महाविद्यालय हुआ करते थे, नालंदा और विक्रमशिला, उनको नष्ट कर दिया इसने, बख्तियार खिलजी ने। और इसने राजधानी उदंतपुर, जो समय राजधानी हुआ करती थी उदंतपुर, उस पर इसने कब्जा कर लिया। अगर बंगाल विजय की बात करें तो बंगाल पर हम देखते हैं कुछ फैक्ट कि इसने 1198 से 1203 तक यहां पर रहा, और 1198 से 1203 के बीच आक्रमण किया। और इसने उस समय के जो शासक थे लक्ष्मण सेन, कौन शासक थे? लक्ष्मण सेन। तो इनको इन्होंने बिना युद्ध किए, लक्ष्मण सेन जो कि बिना युद्ध किए भाग गया वहां से, जब इसने आक्रमण किया तो लक्ष्मण सेन जो कि बिना युद्ध किए भाग गया, और ये जाकर के पूर्वी बंगाल में शरण लेता है। कहां पर? पूर्वी बंगाल में शरण लेता है। और इसने बंगाल की राजधानी लखनौती घोषित किया। कौन सी? लखनौती, लखनौती घोषित किया। तो ये आप देख रहे थे कुछ विद्वानों के बारे में। और अगर हम बख्तियार खिलजी के बारे में हमने बात करी, और हम देखते हैं कि 1100 जो प्रथम मुल्तान पर आक्रमण हुआ, प्रथम आक्रमण जो 1175 में हुआ वो मुल्तान पर हुआ। तो मुल्तान पर हम कुछ फैक्ट बात कर लेते हैं गौरी के बारे में, तभी हम पूरी बात समझ पाएंगे। क्योंकि मोहम्मद गजनबी की बात हो ही गई है और बख्तियार खिलजी की बात हो गई है, अब हम मोहम्मद गौरी के बारे में कुछ बात कर ले। तो गौरी के बारे में अगर बात करें, चलिए थोड़ा सा विस्तार से देखते हैं गौरी के बारे में नेक्स्ट पेज पर। देखिए, ये है मोहम्मद गौरी, और इसके हम ले चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर। तो 1178 ईस्वी में, 1178 ईस्वी में गुजरात पर इसने आक्रमण किया। 1178 ईस्वी में इसने गुजरात पर आक्रमण किया। कहां पर? गुजरात, गुजरात पर आक्रमण किया। और उस समय भीम सेकंड, भीम द्वितीय, भीम सेकंड और मूलराज सेकंड नायिका देवी के खिलाफ इसने युद्ध किया। मूलराज सेकंड, ये भीम सेन, मूलराज सेकंड, नायिका देवी के विरुद्ध इसने आक्रमण किया। और आबू पर्वत के निकट युद्ध चला। कहां पर? आबू पर्वत, आबू पर्वत के निकट युद्ध हुआ। और इसमें गौरी पराजित हो गया। क्या हुआ इसमें? गौरी पराजित हो गया। तो 1178 ईस्वी में इसने गुजरात पर आक्रमण किया। भीमसेन द्वितीय, मूलराज सेकंड के खिलाफ इसने आबू पर्वत पर युद्ध हुआ, लेकिन इसमें गौरी पराजित हो गया। ये गौरी की भारत में प्रथम पराजय थी। गौरी की भारत में प्रथम पराजय थी, पहली बार ये गौरी पराजित हुआ। लेकिन देखते हैं आगे 1192 की अगर बात करें, 1192 ईस्वी की, तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध।
तराइन का द्वितीय युद्ध। लेकिन द्वितीय युद्ध होने से पहले हम प्रथम युद्ध के बारे में भी बात कर लेते हैं। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध, तो तराइन के प्रथम युद्ध में होता क्या है, 1191 में ये युद्ध होता है, 1191 में, जिसमें गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। किसके बीच में? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। गौरी बनाम पृथ्वीराज चौहान। लेकिन इसमें भी गौरी क्या हो गया? पराजित हो गया। तो गौरी इसमें भी पराजित हो गया। गौरी आप देख रहे हैं कि 1178 ईस्वी में पराजित हो जाता है भीम द्वितीय के खिलाफ। इसके बाद तराइन के प्रथम युद्ध में भी गौरी पराजित हो जाता है चौहान से, पृथ्वीराज चौहान। लेकिन ये हार नहीं मानता है और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, जिसमें गौरी और चौहान के बीच ये फिर युद्ध होता है, गौरी और चौहान के बीच में। तो इसमें चौहान पराजित हो जाता है और गौरी की विजय हो जाती है। तो ये चौहान पराजित हो जाता है, पृथ्वीराज चौहान, और गौरी इसमें विजय होती है। तो गौरी की विजय जो हुई वो 1192 में भारत में हुई, और वो भी गौरी और चौहान के बीच जब युद्ध हुआ तो चौहान पराजित हुआ और गौरी की विजय। बस यहीं से भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यहीं से गौरी विजय होती है और मुस्लिम शक्ति का उदय हो जाता है। मुस्लिम शक्ति भारत में आ जाती है, अपने कदम अपने पांव पसारने के लिए कदम रख चुकी थी भारत में। और अगर हम बात करें 1175 में, तो मुल्तान पर हमने बताया था 1175 में सबसे पहले जो है 1175 में मुल्तान पर आक्रमण हुआ था। तो देखिए, मुल्तान पर आक्रमण हुआ, फिर 1178 में गुजरात पर आक्रमण हुआ, लेकिन हर जगह गौरी जो है पराजित हो जा रहा था। 1191 में गौरी और चौहान के बीच हुआ, इसके बाद 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, इसमें भी गौरी 1192 में जाकर के गौरी को विजय प्राप्त होती है और यहीं से मुस्लिम शक्ति का निर्माण शुरू हो जाता है। 1100 फिर जाकर के आगे 1194 की बात करें तो 94 ईस्वी में चंदावर का युद्ध होता है। कौन सा? चंदावर का युद्ध। 1194 में चंदावर का युद्ध होता है और जिसमें गौरी और जयचंद के बीच होता है। किसके? गौरी और जयचंद के बीच में। गौरी और जयचंद के बीच में होता है। तो देखिए, 1192 में जब इसे विजय मिलती है, इसके बाद 1194 में चंदावर का युद्ध होता है गौरी और जयचंद के बीच में। तब इसका मनोबल बढ़ चुका था और गौरी फिर से विजयी हो जाता है और जयचंद परास्त हो जाता है। तो ये तो रहा गौरी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगर हम थोड़ा सा देखें कुछ, जैसे कि जो कभी कभी आ जाते हैं, अगर इन पर महत्वपूर्ण फैक्ट आए तो आपको बताना होगा कि हम देखते हैं गजनी पर, जो कि हमने देखा था, गजनी वंश का अगर संस्थापक के बारे में पूछा जाए, अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक तरीके से इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि हम देखते हैं, अगर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो जैसे कि अल्पतगीन का आपने नाम सुना होगा, अल्पतगीन का आपने नाम सुना होगा। तो अल्पतगीन ये गजनी या फिर यामिनी भी कहते हैं, तो यामिनी वंश का संस्थापक था। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि गजनी वंश का संस्थापक कौन था,
तो अलतगीन था। आप बताएंगे कि फिरदौसी का लेखक कौन था? फिरदौसी, फिरदौसी आपने सुना होगा। फिरदौसी का लेखक कौन था? तो फिरदौसी का लेखक फिरदौस, सॉरी, ये आता है कि फिरदौसी जो है शाहनामा, फिरदौसी शाहनामा का लेखक, शाहनामा का लेखक था। ठीक है, शाहनामा का लेखक था फिरदौसी। और अगर हम बात करें फरिश्ता, फरिश्ता की बात करें तो फरिश्ता तारीख फरिश्ता का लेखक था। तारीख ए फरिश्ता, तारीख फरिश्ता का लेखक था। तो आपने देखा फिरदौसी शाहनामा का लेखक था, फरिश्ता जो कि तारीख फरिश्ता का लेखक था। और मोहम्मद गौरी ने कुतुब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अगर हम संबंध की बात करें तो मोहम्मद गौरी, जो मोहम्मद गौरी था, उसने जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गौरी था, गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्ता प्रदान किया था। प्रथम अक्ता प्रदान किया था, प्रथम अक्ता प्रदान किया था। और अगर भीम देव फर्स्ट की बात करें, भीमदेव फर्स्ट, तो सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। सोमनाथ मंदिर, जिसे हम देख रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर जो कि हमने अभी बताया था कि सोमनाथ जो मंदिर था उसको मोहम्मद गजनवी ने पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था, तो उसका पुनर्निर्माण भीमदेव फर्स्ट ने कराया था। तो ये कुछ फैक्ट थे, और भी आगे हम बहुत सारे फैक्ट देखेंगे, जैसे कि दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश के उदय के बारे में अगर फैक्ट हम देखें तो हम पाएंगे, देख लेते हैं नए सेशन से, नए पेज से हम देखते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, तो संस्थापक, जो दिल्ली सल्तनत की बात करें तो संस्थापक के बारे में हम देखेंगे तो संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 ईस्वी से 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान रहा। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रहा। तो 1206 जो दिल्ली सल्तनत थी उसका संस्थापक कौन था? ऐबक। और 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक दिल्ली पर, दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे सुल्तान रहे। अलग अलग वंश के सभी सुल्तान तुर्क थे। सभी सुल्तान कैसे थे? तुर्क थे। जो कि 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत रहा। दिल्ली सल्तनत पर अलग अलग सुल्तान थे, और ये सुल्तान स्वतंत्र माता पिता के थे, स्वतंत्र माता पिता। तो इसीलिए इसको गुलाम वंश, गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। तो अगर दिल्ली सल्तनत में हम एक जो गुलाम वंश की बात कर रहे हैं, जो कि 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा, जिसमें दिल्ली सल्तनत के बहुत सारे सुल्तान रहे अलग अलग, और ये सुल्तान, सभी सुल्तान तुर्क थे, जो कि अलग अलग वंश के थे, माता पिता के संतान थे। और हम ये भी जानते हैं कि प्रारंभिक जो
तुर्क सुल्तान थे, या दिल्ली के ममलूक सुल्तान भी कहा जाता है। इसमें से कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में कुछ हम विस्तार से देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट विस्तार से देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। आइए देखते हैं। तो अगर कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक तो 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक ऐबक रहा, ऐबक का शासन। तो इसके परिचय हम देख लेते हैं। गुलाम मुल्क का प्रथम सुल्तान था कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम मुल्क का प्रथम सुल्तान था। कैसा था? प्रथम सुल्तान था। प्रथम सुल्तान था, तुर्क जनजात से संबंधित था। कैसा था? तुर्क जनजात से संबंधित था। और आजीवन सुल्तान की उपाधि इसने परहेज करा, मतलब आजीवन सुल्तान की उपाधि इसने नहीं रखी। और ये मलिक और सिपाह सलार, कौन सा? मलिक और सिपाह सलार, सिपाह सलार, ये मलिक और सिपाह सलार की ही पदवी से खुश रहता, संतुष्ट रहा हमेशा। और इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हो जाती है। कब हो जाती है? 1210 ईस्वी में ये मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वो भी कैसे? चौगान खेलते समय। तो कभी कभी आ जाता है कि चौगान खेलते समय कौन सा सुल्तान जो है मृत्यु हो जाती है, किस सुल्तान की चौगान खेलते समय मृत्यु हो जाती है। तो वो कौन था? वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। वो भी 1206 से 1210 ईस्वी तक रहा। परिचय इसका है, ये सुल्तान था, ये तुर्क जात से संबंधित था और आजीवन सुल्तान की पदवी इसने नहीं ग्रहण करी और मलिक और सिपा सलार की पदवी ही ग्रहण करी, उसी में संतुष्ट रहा। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो जाती। अगर प्रारंभिक जीवन की बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो काजी अजीज फूफा, काजी अजीज फूफा द्वारा दास के रूप में ये खरीदा जाता है। दास के रूप में इसको ले लिया जाता है। जो कि कौन काजी था? काजी अजीज फूफा इसको दास के रूप में खरीदता है और गजनी में गौरी द्वारा क्रय किया जाता है। गजनी में गौरी खरीद लेता है इससे, गजनी में गौरी जो है खरीद लेता है। गौरी द्वारा गौरी द्वारा अमीर ए आखूर की उपाधि से प्रदान की जाती है। तो अगर प्रारंभिक जीवन की बात करें तो कुतुबुद्दीन जो कि काजी अजीज फूफा के द्वारा दास के रूप में खरीदा जाता है ऐबक को, और फिर इस काजी से गौरी खरीद लेता है। और गौरी जब खरीदता है तो इसे इसकी प्रतिभा देखते हुए इसे अमीर ए आखूर की उपाधि प्रदान करता है। कौन सी? अमीर ए आखूर की उपाधि प्रदान करता है। और भी ऐबक की उपाधियां थी, जैसा कि हम अगर बात करें कुरान ख्वां की। क्या? कुरान ख्वां की। कुरान ख्वां इसे उपाधि मिली थी। तो कुरान ख्वां क्यों मिली थी? क्योंकि ये कुरान का जो पाठ था बहुत ही सुरीले स्वर में किया करता था, इसलिए इसे कुरान ख्वां भी कहा जाता था। लाख बख्श भी इसे कहा जाता था। लाख बख्श, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि लाख बख्श किस बादशाह को कहते हैं, किस सुल्तान को कहते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। तो लाख बख्श क्यों कहते थे? क्योंकि ये अधिक दान देने के कारण इसका नाम मिला था।
ये दान अधिक करता था। तो अधिक दान करने के कारण इसे एक उपाधि दी गई थी जो कि लाख बख्श, और कुरान, हाँ, इसे उपाधि दी गई थी कि कुरान का ये मीठे स्वर में पाठन करता था। और अगर हम राज्यभिषेक की बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो जून तो जून 1206 जून 1206 ईस्वी में गौरी की गौरी की मृत्यु के 3 माह बाद, गौरी की मृत्यु के 3 माह बाद, गौरी की मृत्यु के 3 माह बाद जो है इसका राज्याभिषेक होता है जून 1206 ईस्वी में। और ये राजधानी बनाता है लाहौर को। राजधानी किसे बनाता है? लाहौर को। तो ये राजधानी बनाता है लाहौर को। और 1208 ईस्वी में गौरी का उत्तराधिकारी, गौरी का उत्तराधिकारी गयासुद्दीन महमूद द्वारा, गयासुद्दीन महमूद गयासुद्दीन महमूद द्वारा दास्ता से इसे मुक्त कर दिया जाता है। दास्ता से मुक्त कर दिया जाता है। दास्ता से मुक्त कर दिया जाता है। तो गौरी का उत्तराधिकारी गयासुद्दीन जो महमूद था, इसने इसे दास्ता से मुक्त किया था, इसे मुक्ति पत्र प्रदान किया था। तो आपने देखा कि मोहम्मद गौरी जिसका शासन, देखा आपने कुतुबुद्दीन ऐबक को जिसका शासन 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक रहता है। और ये पहला सुल्तान था गुलाम उसका, और तुर्क जात से संबंधित था। इसने सुल्तान की उपाधि कभी भी ग्रहण नहीं करी और मलिक और सिपाहसालार की उपाधि में ही संतुष्ट रहा। आप देखते हैं कि 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, वो भी चौगान खेलते समय। और अगर इसके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो अजीज फूफा, इसके जो काजी अजीज फूफा, जो कि दास के रूप में इसे खरीदा था, लेकिन फिर इसने गौरी को बेच दिया और गौरी खरीद लेता है इसे और इसकी प्रतिभा देखते हुए अमीर आखोर की उपाधि प्रदान करता है। अब अमीर आखोर की उपाधि प्रदान करता है। फिर 1208 ईस्वी में, फिर 1206 ईस्वी में, जून 1206 ईस्वी में गौरी का अभिषेक किया जाता है। गौरी की 3 माह की मृत्यु के बाद इसका राज्याभिषेक होता है और ये राजधानी लाहौर बनाता है। 1208 ईस्वी में 1208 ईस्वी में गौरी का जो उत्तराधिकारी था गयासुद्दीन महमूद, उसके द्वारा दास्ता से मुक्त किया जाता है। अगर हम निर्माण कार्य के बारे में बात करें मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो निर्माण के बारे में हम देखते हैं कुव्वत उल इस्लाम। कौन सा? कुव्वत उल इस्लाम। कुव्वत उल इस्लाम और कुतुब मीनार। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार। और कौन सा? कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा। तो दिल्ली में इसने कुव्वत इस्लाम मस्जिद और कुतुब मीनार का निर्माण कराया और अजमेर में इसने निर्माण कराया था 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। तो इस प्रकार से इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कराया था। अगर हम फिर से एक बार रिवीजन करें, एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो अगर हम बात करें तो देखते हैं एक बार क्या क्या हमने पढ़ा। हमने देखा था सबसे पहले हमने देखा था इस्लाम धर्म का प्रवर्तक मोहम्मद गजनबी के बारे में।
हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ, और फिर हमने देखा मोहम्मद गजनवी के बारे में, और हमने पढ़ा था अलप्तगीन और अलप्तगीन, फिरदौसी, फरिश्ता, गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, और भी बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी थी। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, एक बार आप इसे रिकॉल कर लीजिए, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। और हमने देखा था दिल्ली सल्तनत के संस्थापक ऐबक के बारे में हमने देखा था, और हमने देखा था मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो हमने ये बहुत सारी चीजें पढ़ी कि भारत पर मुस्लिम आक्रमण जो हुए, उसमें हमने देखा अलबर्नी का। सबसे पहले हमने अलबर्नी के बारे में पढ़ा था कि ये खीवा देश का निवासी था। ये 11वीं सदी में मोहम्मद गजनी के साथ भारत पर आया था, भारत में आया था, और ये संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। तहकीक हिंद जो कि इसकी एक रचना है, खीवा देश का निवासी था। अन्य बहुत सारे पॉइंट हमने पढ़ा था महमूद गजनवी के बारे में कि ये 998 में गजनी का शासक बना, और ये संस्कृत इसके ये विद्वान था और कलाकारों का सम्मान करता था। चांदी के सिक्के संस्कृत मुद्रा लेख में इसने चलवाए थे। इसने प्रथम आक्रमण भारत पर आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने 999 से 1027 ईस्वी तक कुल 17 बार आक्रमण किए थे। लूटपाट करना इसका मात्र उद्देश्य था। 1126 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था, और चंदेलों पर इसने प्रथम आक्रमण किया था तत्कालीन शासक विद्याधर के पीरियड में, और ये अपनी वंश का शक्तिशाली शासक था। इसने इसके दरबार में उतबी, किताबुल यामिनी और तारीख यामिनी इसके लेखक, जो कि इसके दरबार में प्रसिद्ध लेखक था उतबी, और जिसने किताबुल यामिनी और तारीख यामिनी का लेखक था। और इसके दरबार में अलबर्नी, बैहाकी, ये सब जो कि थे। तो इन विद्वानों के बारे में हम पहले पढ़ ही चुके हैं। और मोहम्मद गजनी के बारे में हमने पढ़ा कि मोहम्मद गजनी जो कि 1175 में मुल्तान पर आक्रमण करता है, फिर 1178 ईस्वी में मूलराज और मूलराज भीम द्वितीय के खिलाफ आबू पर्वत पर आक्रमण करता है, लेकिन पराजय हो जाती है। 1191 में भी गौरी पराजित होता है, लेकिन 1192 में जब गौरी की विजय हो जाती है, और फिर 1194 में चंदावर की युद्ध में भी वो विजयी होता है, और इस प्रकार से गौरी शासन करने लगता है। और इसने सिक्के चलवाए थे, जिसमें एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति छपी थी और दूसरी तरफ अरबी में कलमा खुदा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गौरी का। तो और हमने बहुत सारे चीजें हमने ऐबक के बारे में पढ़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि हमने पढ़ा कि 1206 से 1210 ईस्वी तक इसका शासन रहा। ये तुर्क जनजात से संबंधित था, गुलाम वंश का प्रथम शासक था। आजीवन इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी और मलिक और सिपाहसलार की पदवी से ही प्रसन्न रहा। इसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में हो जाती है, चौगान खेलते समय। और इसकी कई उपाधियां थी, लाख बख्श, कुरान ख्वां, अधिक दान के करने के कारण लाख बख्श कहा जाता था, और कुरान ख्वां सुरीले पाठ, सुरीले स्वर के रूप में कुरान पाठ करता था। और हमने देखा इसका राज्याभिषेक जो कुतुबुद्दीन ऐबक का होता है वो 1206 ईस्वी में होता है, और राजधानी लाहौर बनाता है। 1208 ईस्वी में इसे दास्ता से मुक्त कर दिया जाता है। और इसके निर्माण के बारे में दिल्ली और अजमेर में इसने मुख्य निर्माण करवाए, जिसमें दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और कुतुब मीनार, और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि बेहद फेमस है। और फिर आगे हम पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में, और बलबन के बारे में, रजिया सुल्तान के बारे में। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि दिल्ली सल्तनत के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे। इस प्रकार से हम मध्यकालीन इतिहास का बारी बारी से हम सेशन देखते जाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों का जो ये एग्जाम आने वाले हैं, इन सब चीजों के बारे में कम समय में बेहतर नॉलेज दे सकूं। और अगले सेशन में साथियों मिलते हैं फिर ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिकों के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।